एक ने कहा झुकेंगे नहीं, दूसरे ने कहा रुकेंगे नहीं। पुतिन की ओर से धमकी सामने आ गई, किसी तीसरे देश ने अगर इसमें इंटरफेरेंस की कोशिश की तो फिर उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सबने एक दूरी भी इससे बनाकर रखी हुई है। अब ऐसी स्थिति में यूक्रेन अपनी इस शक्ति के साथ जो उसके पास मौजूदा वक्त में है, कब तक रूस जैसे देश से मुकाबला करता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहेगा? देखिए, चूंकि रूस ने अपनी पूरी आक्रामकता नहीं दिखाई जो कि रूसी सैनिक जिसके लिए केपेबल है, यानी कि वो नेस्तनाबूद कर देने के लिए जाने जाते हैं, वो बिल्कुल कुचल देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर हम शुरू के दिन से अभी तक देखें तो ऐसा रूस की तरफ से किया नहीं गया था। रूस अपने हिसाब से, रूस के हिसाब से, रूस की इतिहास के हिसाब से बड़े संयम के साथ आगे बढ़ रहा था। और इसीलिए जब रूस की सेना इस तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसे मालूम है कि एक एक दिन उसके लिए भारी पड़ेगा। रूस डे 1 से चाहता था कि युद्ध जल्दी खत्म हो। यूक्रेन डे 1 से जानता था कि जितने दिन वो रूस को रोक पाएगा उतनी बड़ी जीत उसकी होती जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बढ़ता जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक्शन लेना पड़ेगा। और जहां तक रूस का सवाल है, उसके लिए द कॉस्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कीमत बढ़ती जाएगी। रूस आज की तारीख में अगर कीव के चारों तरफ अपना शिकंजा कसता भी है तो उसे मालूम है कि कीव के भीतर चाहे वो रिहायशी इमारतें हों जिनको अब सैन्य ठिकानों के तौर पर वहां पर किलेबंदी एक तरीके से की जाती है कि अगर सैनिक भीतर आएंगे, गुरिल्ला वॉर सुनकर एक बहुत कठिन शब्द लगता है, एक सैन्य नीति होती है, लेकिन ये सैन्य नीति एक शहरी इलाके में किस तरीके से कारगर होती है वो रूस भी जानता है। अगर एक छोटा सा हथियार ये बना लिया जाता है, नाम उसका मोलोटोव कॉकटेल जरूर दे दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक पेट्रोल बम के संदर्भ में भी उसे समझ लीजिए कि एक बोतल में आप पेट्रोल डालकर उसके साथ कपड़ा डालकर किस तरीके से एक ज्वलनशील हथियार बना लेते हैं जो एक छोटे से बम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसे मालूम है कि घर घर से उस पर वो फेंका जा सकता है। उसे मालूम है कि एक इमारत में ऊंची जगह पर छुपा हुआ एक अकेला सैनिक जो ऊपर से निशाना लगाता है, या फिर अगर उसे अलग अलग तरह की मिसाइल्स या जिनका खासकर विवरण दिया गया अमेरिका की तरफ से, जावेलिन जैसे हथियार, वो बहुत घातक साबित हो सकता है टैंक पर सवार एक पूरी की पूरी उस सैनिक की पलटन के लिए जो बहुत सशक्त हाथों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर शहरी युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर कोई नहीं गिन सकता कि कितने दिन तक ये युद्ध चलने वाला है। रूस एक तिथि अपने मन में आकलन के साथ लेकर आया था, लेकिन यूक्रेन ने उसके उन सारे आकलनों को ध्वस्त कर दिया। जेलेंस्की खासकर जो 96 घंटों की बात करते करते अचानक इस तरीके से बदले कि ये कहते रह गए कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं यहीं रहकर लड़ूंगा। और शायद यही वजह है कि ये लड़ाई लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही श्वेता, आपने इस बात का भी जिक्र किया कि रूस के पास जो पावर है, अभी अपनी पूरी पावर का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि एक संयम भी, हालांकि जंग में संयम के लिए कोई जगह नहीं होती, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर अपनी ताकत के हिसाब से एक संयम भी रूसी सेना में दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? हाँ, बड़ी वजह यह है चित्रा कि वो लोगों को अपना समझता है। वो यूक्रेन की जो सत्ता है उससे तो नाराज हैं पुतिन, लेकिन जो यूक्रेन के लोग हैं उन्होंने उन्हें दिखाने का प्रयास किया कि तुम लोग हमारे अपने हो। जो यहाँ की भाषा है वो रूसी भाषा से मिलती भी है और यहाँ पर लोग जो हैं वो रूसी भाषा बोलते भी हैं। चाहे वो लिपि हम देख लें जिसमें हर जगह आपको चिन्ह लिखे हुए दिख जाएंगे, तो रूसी भाषा का इस्तेमाल भी बहुत होता है। और वही यूक्रेन के लोग आज उसी रूसी भाषा की लिपि में ये चीजें लिखकर रखते हैं कि रूसी सैनिकों को वापस लौट जाना चाहिए, अपने परिवार के हित में यही होगा, यानी चुनौती यहां से वो देते हैं। तो यूक्रेन के तमाम लोगों को, चाहे खासकर पूर्वी यूक्रेन जहां के लिए हमेशा से ये माना गया कि रूस के जो लोग हैं वो बहुत उनसे करीबी रखते हैं, वो बहुत उनके मन में जो भावनाएं हैं वो रूस के लिए उस हिसाब से रहती हैं। मेरे साथ गीता मोहन भी यहाँ पर हम दोनों सफर कर रहे हैं चित्रा, और मैं गीता को भी जोड़ती हूं इस चर्चा में अपने साथ। देखिए, एक छोटी सी जगह है जहां पर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर चर्चा हम कर लेते हैं। गीता, रशिया किस तरीके से यूक्रेन के लोगों को एलिनेट नहीं करना चाहा हमेशा? बिल्कुल श्वेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं रूस से, वो उससे काफी क्लियर है कि वो सिविलियन पॉपुलेशन को एलियनेट नहीं करना चाहता। चाहे वो इवैक्यूएशन की बात हो, हर बार जब अटैक होता है उससे पहले मॉस्को से स्टेटमेंट आता है कि इस जगह को या इस बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दे। नेटवर्क्स देखें, कम्युनिकेशन लाइन्स देखें, अभी भी बंद नहीं हुआ है। लोगों को एलियनेट नहीं करना चाहता क्योंकि
क्योंकि जब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, उनके पहले एड्रेसेस अगर आप सुने, वो सीधे यूक्रेन के लोगों को एड्रेस कर रहे थे, ये कहते हुए कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, आप नहीं। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। और लोगों को चित्रा इसमें देखिए कुछ हद तक हम समझे कि ये भाव क्या लोगों तक पहुंच पाया। शुरुआत में अगर चंद दिनों में, अगर एक हफ्ते के भीतर ये सारी चीजें सिमटती ना, तो शायद उसमें कुछ प्रतिशत ऐसे लोग भी होते जो सोचते कि नहीं ठीक है, हो सकता है कि दो नेताओं के अहंकार की बात रही हो और हम अपना जीवन फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग यहां से निकलने को मजबूर रहे, पलायन करने को मजबूर रहे, अपने घर के घर उजड़ गए ईस्टर्न यूक्रेन में, वो इलाका जो रूस समर्थक माना जाता था। एब्सोल्युटली, जो ईस्टर्न इलाका है जहां पे आज सीज फायर 5 घंटे का अनाउंस हुआ, वो भी ईस्टर्न इलाका है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं पुतिन को ये समझ आया था, जैसे आप और मैं कह रहे थे, इमेज, लोग कहते हैं कि पुतिन को फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फर्क पड़ता है, स्पेशली उन एरियाज में जो प्रो रशिया हो। तो ईस्टर्न यूक्रेन, खार्किव, प्रो रशिया, रशियन ओरिजिन, रशियन पासपोर्ट होल्डर्स, ऐसे लोग भी हैं जो पूरे डॉनबास एरिया में हैं। तो वो लोग भी थोड़े एलियनेट हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके का अटैक और जिस तरीके की बमबारी देखी है किया था उन्होंने, तो उनको कहीं ना कहीं वापस से अपने साइड में लाने के लिए एक तो सीज फायर अनाउंस किया, चाहे वो 5 घंटे का ही सही, क्योंकि जब पहले अनाउंसमेंट आया था तो हमें लगा था ये पूरे यूक्रेन के लिए है, लेकिन पूरे यूक्रेन के लिए नहीं था, वो अपने लोगों को, अपने कंस्टिट्यूएंसी को यूक्रेन में, उनको एड्रेस कर रहे थे। और जिस तरह से ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन में अब फासला एक दिख जाता है, थोड़ा सा आपको लोगों की भी, किसी भी देश, क्या हमारे अपने प्रदेशों में ही अगर हम देख लें तो एक इतने किलोमीटर का लंबा सफर अगर आप तय करेंगे तो बहुत बदलाव आपको दिख जाएगा। अब जिस तरीके से हम जिन इलाकों से आ रहे थे, पता नहीं मोहसिन अगर कैमरे से वो आपको दिखा पाए, पूरा पहाड़ी बर्फीला इलाका अब हम छूते हुए जा रहे हैं, तो जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, वो भी इलाकों की बदलती जाती है, लोगों का मिजाज बदलता जाता है। यहां पर आपको ज्यादा बर्फ और ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र दिखेंगे, लेकिन हम इसे छोड़ते हुए थोड़ा मध्य उत्तर की ओर बढ़ेंगे, कीव की ओर जब हम जाएंगे तो जो पूरी जंग छिड़ी हुई है वो उन इलाकों में छिड़ी है। और सीधे तौर पर पुतिन जब बात भी करते हैं तो वो इस बात को जरूर बार बार स्पष्ट करते हैं कि जेलेंस्की को लेकर अगर वो न्यू नाजीज की बात करते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की आम जनता का जिक्र वो कर देते हैं। ये सारी चीजों का जिक्र करते हुए वो कोशिश तो ये कर रहे थे कि यूक्रेन के आम लोग, उनके दिलों में पुतिन के लिए जगह रहे, लेकिन हो सका नहीं है।